नमस्कार, 22 जुलाई 22 खबर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की। चुनाव समिति की बैठक को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी ने करीब 75% काम पूरा कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक के बाद बताया कि रविवार की शाम या शुक्रवार की सुबह तक लिस्ट जारी की जा सकती है। धनखड़ ने कहा कि विकास बड़ा मुद्दा है, जल प्रबंधन का मुद्दा है, सड़कों और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों के काम हमने किए हैं। निकाय चुनाव में हम इन सभी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन विधानसभा में है। उन्होंने कहा कि हर निकाय में बीजेपी के 50% तक वोट है, सबको एक साथ वोट देने का मौका मिले, इसलिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। हमारे नगर परिषद के, नगर पालिका के और वार्डों के उसके बारे में सबसे जानकारी ली है और सबसे पैनल मांगे हैं। किसी स्थान से 2 नाम आए हैं, कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7, 8, 10 नाम भी लड़ने वाले थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न लड़े। कुछ स्थानों पर मत है कि हम 50%, 60% तक लड़े। कुछ स्थानों पर मत है कि हम नहीं लड़े सीटों पर। तो ये जिला इकाइयों को उन्होंने ऊपर छोड़ दिया है कि जो आपके लिए सुविधाजनक है उस प्रकार से भिवानी में नगर परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन के तीसरे दिन चेयरपर्सन के लिए 2 और पार्षद पद के लिए 37 ने अपना नामांकन किया। बुधवार को नगर परिषद के पूर्व उप प्रधान मामन चंद ने जेल से आकर पार्षद पद के अपना नाम दाखिल किया है। नगर परिषद घोटाले में आरोपी मामन चंद जेल भिवानी में बंद हैं और उन्होंने वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन किया है। नगर परिषद चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि 30 मई से नामांकन शुरू हो चुका है। भिवानी एसडीएम ने बताया कि नगर परिषद चुनाव 19 जून को है। 30 मई से 4 जून तक नॉमिनेशन किया जा रहा है। निकाय चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन झज्जर में वार्ड नंबर 10 को छोड़कर किसी वार्ड से किसी प्रत्याशी ने पार्षद पद के लिए नामांकन नहीं किया है। निकाय चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। 1 जून हो चुका है और 19 जून को मतदान की प्रक्रिया होना है, मतदान होना है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अभी तक किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और किसी ने अभी तक नामांकन नहीं भरा है। अगर आज की बात करें तो केवल एक व्यक्ति ने झज्जर के वार्ड 10 से पार्षद के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन नामांकन भरने वाले अभी तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कल की छुट्टी रहेगी, 3 और 4 तारीख को नामांकन भरे जाएंगे। 4 तारीख आखिरी तारीख होगी नामांकन के लिए, लेकिन लोग अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी भी पार्टियां घोषित नहीं कर पाई हैं। इसके पीछे लोग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसको किस पार्टी से टिकट मिलेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राज। पलवल के होडल में नगर परिषद चुनाव को लेकर आज तीसरे दिन होडल नगर परिषद के 21 वार्डों से पार्षद पद के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे, लेकिन चेयरमैन पद के लिए एक भी उम्मीदवार ने कोई नामांकन नहीं भरा। पलवल में चुनावों को लेकर तमाम पार्षदों ने आज अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं एसडीएम ऑफिस में जाकर तमाम पार्षदों ने आज नामांकन दाखिल करते वक्त काफी परेशानियों का सामना किया, क्योंकि ज्यादातर पार्षदों के ना तो डॉक्यूमेंट क्लियर थे, न ही उनको कोई समझाने वाला था, जिसको लेकर पार्षद इधर से उधर धक्का खाते हुए नजर आए। वहीं बताया है कि पलवल में आज 14 पार्षदों ने आज नामांकन दाखिल किया और वहीं होडल में भी आज 13 पार्षदों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं अगर पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा कर दी है। नवीन रोहिला को पलवल के नगर परिषद से चुनाव लड़ने की टिकट दी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने तो पहले ही मना कर दिया है, बीजेपी का सिक्का कौन तुरफ का इक्का साबित होता है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अपनी शहर की सरकार बनाने जा रही है
वहीं सभी राजनीतिक दल अपने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रही हैं। सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक निर्भयता से हो। हमारे सहयोगी देविदास शारदा ने पुलिस अधीक्षक से खास बातचीत की, सुनिए। सढौरा में अपनी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू है, किस तरह की पुलिस की गतिविधियाँ रहेगी, क्या कार्रवाई है। हमारे साथ मौजूद है एसपी यमुनानगर मोहित हांडा जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से सढौरा में अपनी सरकार बनने जा रही है तो किस तरह की पुलिस की तैयारी रहेगी सर? देखिए, जो एमसी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो जारी की गई है और बाकी दिशा निर्देश जो आए हैं उनकी पालना में प्रशासन की और पुलिस की विशेष तौर पे यही कोशिश रहेगी कि बिल्कुल फ्रीली, फेयरली और पीसफुली ये इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएँ। सर, उसमें जैसे कुछ हथियारबंद लोग हैं जो बाहर से लोग आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो किस तरह का कार्य रहेगी सर? इसमें पुलिस की ओर से डीएसपी बिलासपुर को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो उनको विशेष तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सीमावर्ती इलाकों में कोऑर्डिनेशन जो है डीएसपी लेवल पे और एसएचओ लेवल पे वो मेंटेन किया जाए। एसपी लेवल पे भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, उनके साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी मेरे लेवल पे भी। और इसके साथ जो लाइसेंसी हथियार जिन लोगों के पास हैं उनको उनके संबंध में भी एसएचओस को निर्देश दिए गए हैं कि उन असलों को इलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान जमा करवाया जाए। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सोर्सेज को हम शार्पन करेंगे, जो प्रीवियस जिनकी हिस्ट्री है इस प्रकार से आपराधिक तत्वों को, कोई हिस्ट्री शीटर्स हुए या हमारे जो पीओज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, उनको पकड़ने की प्रक्रिया में भी तेज़ी लाई जाएगी। 17वीं फिगर एंड स्पीड स्टेकिंग नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक जीते हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता के इतिहास में अब तक का शानदार प्रदर्शन किया है। सभी विजेता खिलाड़ियों को नेशनल एसोसिएशन की तरफ से नकद पुरस्कार राशि के अलावा मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र लोहान की माने तो 17वीं स्पीड स्केटिंग में गुरुग्राम की रूही ने अंडर 13 में कांस्य पदक जीत लिया है, जबकि फिगर पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले जतिन स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। करनाला बस्ताड़ा टोल पर पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकी मामले में आज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि करनाल में पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों के मामले की जांच अब एनआईए द्वारा की जा रही है। वहीं आतंकियों से बरामद की गई 2 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद करनाल पुलिस ने अंबाला के नितिन शर्मा को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी स्टेशन में संलिप्त इस गिरोह के मुख्य सरगना पवन को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और करनाल पुलिस ने ऐसी 4 गाड़ियां भी बरामद की हैं। अब इस मामले की जांच जो है लगातार तेजी से की जा रही है। वहीं यमुनानगर पुलिस भी अब इन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी। ऐसे में कई और खुलासे आने वाले दिनों में पुलिस जांच में हो सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नारनौद ब्लॉक के मिड डे मील वर्करों की आज नारनौद के प्राथमिक पाठशाला में एक बैठक हुई। बैठक में मिड डे मील वर्करों ने मानदेय बढ़ाने पर सरकार का आभार प्रकट किया और अपनी विभिन्न मांगों के बारे में भी विचार विमर्श किया और सरकार से अपील की है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 12 महीने का मानदेय दिया जाए। इसके साथ अन्य मांगों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। ब्लॉक प्रधान आशा ने कहा कि हम पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष उठा चुके हैं। सरकार ने हमारा मानदेय 3500 से 7000 कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हमारी मुख्य मांगे हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 12 महीने हमारी सैलरी दी जाए। पृथला में गतपुरी टोल को लेकर ग्रामीण लगातार लामबंद होते जा रहे हैं। धरने पर ग्रामीणों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का दावा है कि गतपुरी ग्राम पंचायत की जमीन पर टोल को बनाया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है। जब तक टोल को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो किसी भी सूरत से यहां से नहीं हटेंगे।
उनका ये भी कहना है कि जब तक टोल के नियम और कल आए यहाँ NHI के आदमी भी दो अफसर भी थे और क्यू हाईवे के जो आदमी कर्नल है और भी जो अधिकारी थे वो थे। उन्होंने हमारे गांव से मांग रखी थी भाई अपनी आपको क्या चाहिए। हमारे तो फिलहाल तो ये मांग है कि हमारी ज़मीन खाली कराई जाए, यहाँ से ये टूल हटाया जाए। हमारी अपनी मांग तो ये है, बाकी कमेटी का जो निर्णय होगा वो होगा। हम टूल चलाने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी। ये आज 11वां दिन है लगातार और 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है NHI वालों से और क्यू कंपनी वालों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो उनका जो अड़ियल रवैया है उसकी वजह से अभी किसी निष्कर्ष पर बात नहीं पहुंची है। और लेकिन उनके कानों तक ये बात जरूर पहुंचा दी गई है कि ना ये आसपास के गांव वाले और ना टोल संघर्ष समिति किसी भी हालत में जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती इस टोल को नहीं चलने देंगे। भैया यही मांग है, एक तो जो गतपुरी की ज़मीन है ये खाली करी जाए और ये टूल हटाया जाए यहाँ से। सबसे मेन मांग टूल हटाया जाए। जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जितना भी एरिया है सभी यही मांग कर रहा है। धरने पे इसलिए बैठे हैं, जो टोल बना हुआ है या अवैध बना हुआ है, ग्राम गंदपुरी पंचायत में ज़बरदस्ती बनाया गया है। इसलिए गांव के लोग और आसपास के लोगों में भारी रोष है। इसलिए जब तक ये टोल नहीं हटेगा ये धरना जारी है। सोनीपत के गांव जहारी में पिछले लंबे समय से शमशान घाट में कई फुट तक के गंदा भरा होने के कारण दाह संस्कार गेट पर करने को मजबूर हैं। गांव का शमशान घाट तालाब बना हुआ है। मरने वालों को 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं हो रही है। पिछले 3 दिनों पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी और ऐसा एक दिन नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। प्रशासन कई बार लिखित रूप से गंदे पानी की निकासी के लिए लिखा चुका है, लेकिन प्रशासन बेखबर है। कैथल में हरियाणा रोडवेज झांसा मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया और स्टॉल लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज के बेड़े में अब कुल 2500 बसें रह गई हैं, जो कि बढ़ती आबादी के हिसाब से नाकाफी है। रोडवेज बेड़े को 10,000 से लेकर 14,000 नई बसें चाहिए, जिससे हम लोगों को पर्याप्त सुविधा दे सकें और युवाओं को रोजगार मिल सके। आज गाँव में और मुख्य रूटों पर पूरी बसें उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को और बसों के ऊपर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है, जो बहुत ही खतरनाक है। हर दिन गांव में सड़कों का भी स्कूल कॉलेज के आगे जाम लगा रहता है कि उन्हें बस चाहिए। इसलिए हमने आज लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोग इस पर अपनी मर्जी से हस्ताक्षर कर सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाई जाए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी झांसा मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश में रोडवेज यूनियन की तरफ से 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वो लोगों से हस्ताक्षर करवाकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यात्रियों को फायदा हो सके। अंबाला छावनी के बस अड्डे पर भी यूनियन के नेताओं की तरफ से इस अभियान के तहत लोगों से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। इस मौके पर साइन करने वाले लोगों से, खासकर स्टूडेंट से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्राइवेट बसों वालों की मनमर्जी बढ़ गई है। वो लोगों को मिलने वाली रियायती टिकटों की सवारियों को बसों में नहीं चढ़ने देते हैं और सरकार सरकारी बसों की तादाद कम करती जा रही है। में आने में बहुत दिक्कत होती है। जो प्राइवेट बसों वाले हैं वो ना तो हमें चढ़ाते हैं और ना उनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हम भी सरकार से निवेदन करते हैं हमारे लिए नई बसें चलाई जाए सरकारी, जिससे हमें भी आने में, कॉलेज आने में बहुत सुविधा मिले। आज साझा मोर्चा के बैनर के नीचे पूरे प्रदेश के सभी डिपुओं में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि प्रदेश की सरकार अखबारों के माध्यम से, लगातार मीडिया के माध्यम से रोडवेज बेड़े में 1000 बसें शामिल करने के बार घोषणा कर रही है, लेकिन धरातल पर जो बसें आज चल रही हैं उन वो बसें भी लगभग एक्सटेंशन और आयु अपनी पूरी कर चुकी हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता हित में प्रदेश के अंदर जनसंख्या के अनुसार आज कम से कम 14,000 नई बसों को शामिल किया जा सके, जिससे सरकार यह आए दिन ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो
सूक्ष्म किया जा सके। में आने फतेहाबाद में मार्केट कमेटी सुपरवाइजर पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। विजिलेंस ने मार्केट कमेटी सचिव को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 30,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। फतेहाबाद की मार्केट कमेटी का मंडी सुपरवाइजर आज विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया और 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों विजिलेंस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस के डीएसपी ने बताया कि मंडी सुपरवाइजर मदन लाल के द्वारा 40,000 रुपए की रिश्वत सुरेंद्र निवासी गांव भिरडाना से मांगी गई थी। सुरेंद्र का सीड्स का कारोबार है और गांव भूतनकला में उसकी फैक्ट्री है। मदन लाल के द्वारा सुरेंद्र को धमकी दी गई कि अगर रिश्वत नहीं दी गई तो उसके सीड्स के कारोबार को बंद कर दिया जाएगा और ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा। इसके बाद इस मामले को लेकर सुरेंद्र ने विजिलेंस को जानकारी दी और विजिलेंस ने 30,000 रुपए के नोटों पर रंग लगाकर दिया। मदन लाल ने जब 30,000 रुपए की रिश्वत ली तो इस मामले में विजिलेंस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक ऑडियो भी सामने आई है, जिसमें कई कर्मचारियों के नाम हैं। अब देखना होगा कि विजिलेंस इस ऑडियो को लेकर कब तक आगे की गिरफ्तारी करती है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। साइबर अपराध तेजी से अपने पैर पसार रहा है। साइबर अपराध में बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध पुलिस से लेकर आमजन की नींद खराब कर रहा है। साइबर अपराध को रोकने के लिए मेवात में जागरूकता अभियान शुरू किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय सालाहीड़ी की छात्राओं को एडिशनल एसपी उषा ने जागरूक करने के मकसद से साइबर अपराध के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रा एवं उनके अभिभावक और परिवार के लोग तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध से कैसे बचें, इसके लिए उनको बारीकी से बताया गया। उन्होंने कहा कि मेवात में मामले बढ़ रहे हैं। नूर जिले के युवा ग्रुप बनाकर दूसरे राज्यों में साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 'खबर सिरसा से। सिरसा की जेजे कॉलोनी में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है, जहां महिला का शव खाली प्लॉट में मिला है। इस मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेजा गया। मृतका के पति जोनी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पंकज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पंकज को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसे आज कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर ली गई है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। इस मामले में सिटी थाना इंचार्ज बनवारी लाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जेजे कॉलोनी में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक हॉस्पिटल में भेजा गया। वहीं मृतक महिला के पति की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और 24 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साढ़े 9 बजे 10 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि जेजे कॉलोनी में एक खाली मकान में महिला मृत अवस्था में पड़ी है। जो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर देखा तो मामला कत्ल का पाया गया, जिस पर पुलिस ने मृतक महिला पूनम के पति के बयान पर अभियोग अंकित किया। आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई, जो आरोपी को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा उपमंडल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना पिहोवा चीका रोड की है, जहां पर अंबाला जिले के गांव सोंटा से एक व्यक्ति पेपर मिल में पराली के कट्ठर लेकर पहुंचा था। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक पेपर मिल में पराली ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली आग की चपेट में आ गई। दरअसल अंबाला के गांव सोंटा से करमवीर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर पराली लादकर पहुंचा था, जहां सड़क के ऊपर से स्पार्किंग हो गई और एक चिंगारी जो है ट्रॉली पर गिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के दुकान मालिकों व मकान मालिकों की चिंता बढ़ गई। दमकल को सूचना दी गई तो पिहोवा से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची व आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस भीषण आग में पराली व ट्रॉली जलकर स्वाहा हो गई है। करमवीर के मुताबिक उसमें लाखों रुपए की ट्रॉली थी। देखना अब यही होगा कि क्या उसे प्रशासन से कुछ मुआवजा मिल पाता है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
पानीपत में लघु सचिवालय में अलग ही नजारा देखने को मिला है, जब जिला उपायुक्त सुशील सारवन सरकारी गाड़ी चलाते नजर आए और पीछे सीट पर उनकी ड्राइवर और उनकी पत्नी साथ बैठे थे। दरअसल डीसी के ड्राइवर सुरेश कुमार सेवानिवृत्त हुए हैं। डीसी सुशील सारवान सहित तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावुक पलों में विदाई दी। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि उनके कार चालक सुरेश कुमार कई सालों की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। पानीपत के जिला सचिवालय में एक खास नजारा देखने को मिला, जहां एक आला अधिकारी ने खुद ड्राइवर बनकर अपने ही ड्राइवर को उसके घर तक पहुंचाया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद अधिकारी व कर्मचारी हैरान रह गए। पूरी घटना के अनुसार पानीपत जिला उपायुक्त सुशील सारवन ने अपने ड्राइवर सुरेश कुमार के रिटायरमेंट होने पर उसे जीवन भर याद रहने वाला एक खास तोहफा दिया है। जिला उपायुक्त ने अपने ड्राइवर सुरेश कुमार की रिटायरमेंट पार्टी के बाद उसे अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए उसे उसके घर तक पहुंचाया। जिला उपायुक्त द्वारा अपने ड्राइवर को दिया गया यह खास तोहफा निसंदेह दूसरे अधिकारियों के लिए भी अनुसरणीय होगा। पानीपत से गुरुदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज। वहीं रेवाड़ी के बाल गृह आस्था कुंज की जहां हर साल की तरह इस बार भी इन असहाय लोगों और बच्चों, अपनों से दूर हो चुके बच्चों की दबी कुचली प्रतिभा को निखारने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के दिशा निर्देश पर ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में म्यूजिक, डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट की लगने वाली क्लासेस के माध्यम से इन बच्चों को और भी एक बड़ा मंच मिले और इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ऐसे प्रयास किए गए। बच्चों ने पहले दिन अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सभी को भाव विभोर कर दिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।